बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज एनईडी एंट्री टेस्ट आईबीएस सीरीज़ के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि इस आईबीएस सीरीज़ के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो फिज़िक्स आईबीएस सीरीज़ इसके क्वेश्चन पार्ट होंगे और उन पार्ट में हम कोशिश करेंगे आईबीएस सीरीज़ के जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको करा दिए जाएँ। बेटा ये आईबीएस सीरीज़ के हैंडआउट है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। आईआर रीजन, आईआर रीजन मतलब इंफ्रारेड रीजन कौन सा होता है? लेमन सीरीज़ का है, बामर सीरीज़ का है, पास्टन सीरीज़ का है या कोई और सीरीज़ का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों पूछा गया आईआर का मतलब क्या है? इंफ्रारेड। और आप बताएं इस इंफ्रारेड के लिए आपके पास जो है वो ऑप्शन कौन सा है? लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्टन सीरीज़। डेफिनेटली ये पास्टन सीरीज़ होती है। पास्टन सीरीज़ आपको कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे, फर्स्ट में नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पर आता हो, 4 से 5 से 6 पर से वो थर्ड पर आता हो, तो उस सूरत में सीरीज़ मिलेगी वो पास्टन सीरीज़ होगी। और उसकी शेप कौन सी होगी बताइए? उसमें वेव्स जो निकलेंगी वो वेव्स इंफ्रारेड होंगी। अच्छा ये भी बता दें, बामर सीरीज़ कौन सी सीरीज़ है? ये विजिबल सीरीज़ है। और लेमन सीरीज़ कौन सी है? ये अल्ट्रावायलेट सीरीज़ है। क्लियर है बात ये? अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कहा गया रिलेटिव परमिटिविटी ER। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें रिलेटिव परमिटिविटी की बात की जा रही है। ये रिलेटिव परमिटिविटी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ज़ीरो नहीं हो सकती। रिलेटिव परमिटिविटी जो आप कूलम्ब्स लॉ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर में इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होगी। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 के बराबर है और बाकी तमाम एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ही आपको मिलेगी। सही, पॉजिटिव भी होगी और ग्रेटर देन 1 भी आपको मिलेगी। अच्छा बच्चों अब देखो, यहाँ कहा गया है इफ़ अ वायर इज़ स्ट्रेच टू डबल। अगर किसी वायर को हम जो है वो स्ट्रेच कर दें और स्ट्रेच करके उसको खींचा जाए और उसको दुगना कर दिया जाए, सही, व्हाट विल इट्स न्यू रेजिस्टेंस, उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले हम आते हैं। कहा जा रहा है इफ़ 2 माइक्रोफेराड कंडेंसर, कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं, इस चार्ज 2000 वोल्ट, उसको चार्ज किया गया बेपनाह वोल्ट के साथ, इट्स प्लेस आर कनेक्टेड बाय वायर, वायर के साथ 1000 वोल्ट का हमने जो है वो इस 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को चार्ज किया। देन द हीट प्रोड्यूस, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, चार्ज स्टोर होंगे हीट की शक्ल में, बहुत वो गर्म होगा। उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल या 4 जूल? तो हमारे पास 2 माइक्रोफेराड बेटा आपके पास इसका चार्ज है 2 माइक्रोफेराड और उसको चार्ज किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1000 वोल्ट। और इसमें जो हीट एनर्जी जो डेवलप होगी उस हीट एनर्जी को हमें मालूम करना है। एनर्जी का फार्मूला है हाफ CV² है, और इसका एक और फार्मूला भी है, वो फार्मूला है हाफ QV के बराबर। तो यहाँ आपको जो है वो कैपेसिटेंस गिवन है C के बराबर, ये C कैपेसिटेंस गिवन है 2 माइक्रोफेराड वोल्ट दिया हुआ, तो ये वाला फार्मूला सूटेबल है। हाफ C की जगह 2 × 10⁻⁻6 और V का स्क्वायर 1000 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा, 10⁻⁻6, ये 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻+6, दोनों कैंसिल होके जवाब आ जाएगा 1 जूल जो है वो इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ़ अ वायर
इस स्ट्रेच वायर को स्ट्रेच किया गया टू डबल इट्स लेंथ, और इतना स्ट्रेच किया गया उसकी लेंथ के मुकाबले में दुगना हो गया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब बताइए रेजिस्टेंस क्या होगी। अब हमें बताना है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। आप जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। रेजिस्टेंस का फार्मूला मालूम करना है लेंथ की शक्ल में, और जो है वो ये हमारे पास रॉ L अपॉन A। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच करके ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया गया। नई लेंथ जो है वो ट्वाइस हो गई, 2L के बराबर हो गई। अब जब किसी वायर को आप स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली ये वायर हमारे पास है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। जब इसको स्ट्रेच किया जाएगा, दुगना किया जाएगा, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में फ़र्क होगा, वो आधा हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ A के बराबर हो गया। अगर मैं इसकी लेंथ को 3 गुना बढ़ा दूँ तो एरिया 1/3 हो जाएगा। बेटा R की वैल्यू हमारे पास रॉ तो ऐसी रहेगा, लेंथ हमारे पास 2L हो गई, एरिया आपके पास हाफ A के इक्वल हो गया, और देखें ये 2 क्रॉस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 रॉ L अपॉन A। तो आप ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस में कितना फ़र्क आया, 4 टाइम्स आया। 4 ऊपर लिखा हुआ है, 4 टाइम्स बढ़ गया। 4 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी हमारी इस हरकत की वजह से। क्या हरकत की हमने, वायर को स्ट्रेच करके दुगना कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी वजह से हाफ हो गया। अब जो पहले रेजिस्टेंस R हुआ करती थी, अब वो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है बात ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, वायर स्ट्रेच किया गया, डबल वायर न्यू रेजिस्टेंस इसका 4R, ये जो है इसका C पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 और 6 सारे जो है इसी फॉर्मेट पर हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली सो डैट इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम्स। पहले तो डबल किया था, अब n टाइम्स बढ़ा दिया गया, यानी n टाइम्स का मतलब 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, 6 टाइम्स भी हो सकता है, टू इट्स ओरिजिनल स्टेट के मुकाबले में। द न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया न्यू रेजिस्टेंस मालूम करनी है, लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया गया, एरिया जो है वो n टाइम्स क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला रॉ L अपॉन A, R की वैल्यू रॉ तो ऐसी रहेगी, ये NL हो जाएगा, और एरिया का मतलब एरिया अपॉन n आ जाएगा। बेटा ये ट्रांसफ़र होके ऊपर n² आ गया, रॉ L अपॉन A। ये रॉ L अपॉन A है, ये पुरानी रेजिस्टेंस हमारी पास है ना। तो रेजिस्टेंस में कितना इजाफा होगा, n² R। तो यहाँ पे वायर जो है यूनिफॉर्मली लेंथ बिकम्स n टाइम्स। द न्यू रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, n² R के बराबर हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया। A यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये पार्ट पूछा गया है पेपर में, NED में, मैंने आपको कराई भी है, अपने चैप्टर में देखिएगा। और ईच ऑफ लेंथ 1/2 विच इज़ देन कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन विल बी। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। अब हम क्या एक्सपेरिमेंट करें, एक वायर हमारे पास है जिसकी रेजिस्टेंस R और लेंथ L के इक्वल है, उसको कट कर दिया गया 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 पार्ट बना दिए। अब यकीनन 4 इक्वल पार्ट बनाए, हर पार्ट की लेंथ L अपॉन 4 हो गई। देन उन तमाम को पैरेलल कम्बिनेशन से मिला दिया गया, पैरेलल तौर पर जोड़ दिया गया। अब बताइए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस L और R, इसको कितने पार्ट में कन्वर्ट किया गया, 4 पार्ट्स में। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ L के बराबर है, ठीक है, और इसको 4 पार्ट्स में हमें कन्वर्ट करना है। 4 पार्ट्स में ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा, ये चौथा पार्ट हो जाएगा। 4 पार्ट्स, हर पार्ट की लेंथ L अपॉन 4 के बराबर आ गई। अब ये पूरा एक पैक बन गया। इस
पैक में जो है वो क्या बताना है, इस पैक का न्यू रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है। ठीक है, इस पैक की न्यू रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है। तो आर डैश का फार्मूला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बेटा आपने देखा, इसको हमने क्या किया, इसका एक पैक बना दिया। ये पूरा हमारे पास एक पैक बन गया, जिसकी इस पैक की लेंथ कितनी है, L/4। अब आप बताइए इस पैक का एरिया क्या होगा। इस वक्त एरिया इसका जो है वो A के बराबर है। अब जब हमने इसके 4 हिस्से करके पैक बनाए तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया, है ना। ये हिस्सा बढ़ गया, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, ए हिस्सा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया। अब न्यू रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास, रेजिस्टेंस का वैसे तो फार्मूला रॉ L/A है। अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बाद रॉ में तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके 4 टुकड़े करें या 40 टुकड़े करें, ये रेजिस्टिविटी जो है सेम रहती है। लेंथ जो है हमारे पास कितनी हो गई, L/4 आ गई। और इस पैक का क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो गया पहले के मुकाबले में। ये 4 और ये 4 नीचे आके 16 हो जाएगा, ये 4 16 होगा, तो रॉ L/16A आ जाएगा। ये जो रॉ L/A तो अपनी जगह रहा, और ऑब्जर्वेशन क्या है, 1/16। तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 16 टाइम्स डिक्लाइन होगी हमारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 1/16 या R/16, तो ये R/16 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान बात है, बार मैग्नेट है, इसके पीस कर दिए 2, तो ये 2 बार मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल 2 अलग अलग मैग्नेट मिल जाएंगे। तो हमें 2 न्यू बार मैग्नेट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे अगर हम इसके 2 टुकड़े करें। अगर 5 टुकड़े करें तो 5 नए मैग्नेट बार हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ देखें, कहा जा रहा है माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं। एज पर माइकल फैराडे, इफ़ द 4 finger point the direction of magnetic field, the middle finger in the direction of current, then the thumb would indicate the direction of what। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 हमारे पास ये 3 फिंगर्स हैं, ठीक है, ये थंब है, ये वाली 4 फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है। ये राइट हैंड रूल हमारे पास मौजूद है, सही। इस राइट हैंड रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई होती है उस फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है, सही। ये 4 फिंगर्स, अगर हम बी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो बेटा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बयान करता है। थंब में ज़्यादा ताकत होती है, तो थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये 4 फिंगर्स हमारी जो है वो बी को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, वेलोसिटी को। और इनके दरमियान, हर एक के दरमियान एंगल 90, ये इसके दरमियान 90, ये इसके दरमियान 90, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमारा सीधा हाथ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और कुछ ना कहा जाए तो पॉजिटिव मान लोगे। बच्चों कहा गया है 8 में, इफ़ द 4 फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए। द मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब इंडिकेट, ये थंब किसको बयान करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है बात ये। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है। इस मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो है कंडक्टर रखा गया जिसमें करंट फ्लो करेगा। वो लार्जेस्ट कब होगा, फोर्स एंगल बिटवीन द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ट्रेल मौजूद है, सही, ये ट्रेल मौजूद है, इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रख दिया गया जिसमें से करंट पास होगा, आई करंट पास होगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को F का नाम दिया गया। उस फोर्स का फार्मूला है बिल साइन थीटा, है ना, बिल साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा किसके दरमियान बताइए, B और L के दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो साइन 90 1 के बराबर हो जाएगा,
sin 91। और ये जो फोर्स लगेगी ये कौन सी फोर्स लगेगी, मैक्सिमम फोर्स जो है ये अप्लाई हो रही होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर जो है ये फोर्स फील करेगा, ये फोर्स फील करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये। मैक्सिमम का फोर्स फील करेगा जब एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दरमियान एंगल कितना रखा जाएगा बताओ, 90 डिग्री। 90 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों। अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल बट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए, किसी वेलोसिटी दाखिल हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, अब चार्ज पार्टिकल फेंका जाए तो उस पर भी दोनों फोर्सेस अप्लाई होंगी। सच फोर्स इज़ नोन एज लॉरेंस फोर्स। ठीक है। और electrons with some initial velocity enter the region of the field angle theta along the direction of the electric field, the electric path will be। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल को इंटर किया जाए, ये इनसाइड है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और जो है फोर्स अप्लाई, चार्ज कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, चार्ज हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये सर्कुलर पाथ में फिर मूव करेगा। लेकिन यही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हम बनाएं जो इनसाइड जा रही है। अब चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल के साथ जो है फेंका जाए तो अब उस सूरत में जो है ये हेलिक्स बनाता हुआ जो है वो उस पर फोर्स लगेगी, वो हेलिक्सिकल फोर्स होगी। यहाँ पर भी ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन विद सम इनिशियल वेलोसिटी इंटर द रीजन मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, तो उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स वो जो है वो कौन सा पार्ट बनाएगी बताइए, हेलिक्सिकल पार्ट बनाएगी। बच्चों इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द फील्ड एट पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सेल विल बी डैश। फील्ड बताइए, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल ले लेते हैं हम, इसे हम सॉलिनॉइड में पढ़ते हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 में फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग, इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो इस एक्सिस के अलोंग बनती है। सही। द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल है, इस पर जो फील्ड बनेगी वो जो है वो कैसी होगी बताइए, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, आप हमारे घरों में जो इंसुलेशन है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है हमारे पास जो हमारे घरों में करंट वायर मौजूद है, उस वायर में इंसुलेशन मौजूद होती है। वो क्यों होती है, ताकि करंट बासानी फ़्लो कर सके और उस करंट को पर जो है कोई करंट लीकेज, शॉक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करंट लीकेज नहीं होता तारों से, असल में डर होता है हमें कोई शॉक ना लग जाए। उस शॉक की वजह से करंट लीकेज तो कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से जो है वो फिर करंट बाकी जगह पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। असल में इंसुलेशन का मकसद है कोई शॉक जो है वो किसी कंडक्शन की वजह से शॉक से बचा जा सके, इसलिए इंसुलेशन की जाती है। बट यहाँ पे आ जाए, परमिएबिलिटी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ। ये परमिएबिलिटी क्या है, ये इसमें हम बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हों तो कोई मीडियम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से पास होने की परमिशन देता है, सही,
पास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक मीडियम है, उस मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है, उसको नाम देते हैं परमिटिविटी। और कोई मीडियम अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को पास होने की परमिशन देता है, उसको कहते हैं हम परमियाबिलिटी से इसको नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, परमियाबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल। अब ये परमियाबिलिटी का है, परमिटिविटी का है, ये पास होने की परमिशन है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रिलेक्टिविटी हो जाएगा कि वो सलाहियत जो उसको पास होने की, वो मीडियम की वो सलाहियत जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने से रोके, उसको रिलेक्टिविटी का नाम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ए आपको गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है, ए माइनस बी का मॉडुलस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 16 में ये ए माइनस बी का मॉडुलस मालूम करना है। बेटा इसका फार्मूला याद होना चाहिए। ए माइनस बी को जब हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, ए माइनस बी का रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको ओपन कर दिया जाए डॉट प्रोडक्ट के साथ, ए स्क्वायर, ये ए मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, तो 2ab बन जाएगा, प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड बच्चों वो भी 10 के बराबर है, थीटा 60 डिग्री के बराबर है। ये ए डॉट बी पढ़ा जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 का स्क्वायर 100, ये 2, ए डॉट बी के माने ए बी कॉस थीटा आप लिखेंगे, बी का मतलब 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास कॉस थीटा का मतलब कॉस 60, 100, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 है, इट बिकम्स 200 माइनस 2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, कॉस थीटा के माने कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ है, हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा, 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, 100 का रिज़ल्ट कितना हो गया, 10 के बराबर। तो बेटा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का जवाब 10 के बराबर हासिल हो गया। तो वही पूछा गया, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, थीटा 60 ए माइनस बी। जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे एनईटी के टेस्ट का, तो आप कंप्यूटर में आपको जो है वो सीट अलॉट की जाएगी, तो एक रफ पेपर भी आपको दिया जाएगा जिसमें आप थोड़ी कैलकुलेशन करके फिर मार्क कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को रोल कर सकते हैं ऊपर नीचे। आप एक क्वेश्चन को स्किप किया, दोबारा वहाँ पे जाकर उसको देख भी सकते हैं। अब आइए, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन पॉसिबल यूज़, NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। डेफिनेटली दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली जो है वो NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ें, द इफ़िशेंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की इफ़िशेंसी हम कैसे मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीट इंजन की इफ़िशेंसी मालूम करनी है, तो इफ़िशेंसी का फार्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट हो जाएगा। इनपुट का मतलब Q1 हीट प्रोवाइड की जा रही है और आउटपुट क्या है, Q2, आउटपुट क्या है, Q1 माइनस Q2 है। अब ये आपके पास है, एलसीएम ब्रेक कर दें, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 है, एलसीएम ब्रेक कर दें तो ये ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच प्लेस सिंपल पेंडुलम विल हैव लीस्ट फ्रीक्वेंसी, कराची में, लाहौर में या माउंट एवरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, एट विच प्लेस सिंपल पेंडुलम विल हैव लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 19 में। टाइम पीरियड का तो फार्मूला हम पढ़ते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ G अपॉन L। तो
तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किसके साथ, जी के साथ। जब आप अर्थ सरफेस पे ऊपर की तरफ जा रहे हों या अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ आ रहे हों, दोनों सूरतों में जी डिक्लाइन होता है, दोनों सूरतों में जी डिक्लाइन होता है। अगर जी की वैल्यू डिक्लाइन होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। यहाँ पूछा गया लीस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी। अब जी डिक्लाइन कहाँ होगा, जैसे तो ऊपर जाएंगे डिक्लाइन होता रहेगा। तो कराची में डिक्लाइन ज़्यादा होगा, लाहौर में, मरी में या माउंट एवरेस्ट में? डेफिनेटली माउंट एवरेस्ट में डिक्लाइन ज़्यादा होगा। जब डिक्लाइन ज़्यादा होगा, जी की वैल्यू कम होगी, तो ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी आपको कम मिलेगी। जी की वैल्यू कम से कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम से कम होगी। फ्रीक्वेंसी भी लीस्ट मिलेगी कहाँ पर, जितना आप इस सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होते जाएंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, ये कुछ चार्ज पार्टिकल हमारे पास है। इस चार्ज पार्टिकल से कुछ फासले पर, आर डिस्टेंस पर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम कर सकते हैं, पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो उसका फार्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल मालूम करना है तो के क्यू अपॉन आर के बराबर है। ये ख्याल रखिएगा, ई के लिए आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पोटेंशियल मतलब वी मालूम करना है, तो बेटा वी की वैल्यू के है 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू क्या है सवाल में 20 में, 4 इंटू 10⁻−8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−8। अब बेटा आर क्या है इसमें, आर है 4 सेंटीमीटर। 4 है सेंटीमीटर का मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे या 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर ये बचेगा 9 इंटू 10⁻1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 4। 10 को ऊपर शिफ्ट कर दें, 10 की पावर 2 हो जाएगी। यह आ जाएगा 1.9। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, हाँ इसे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है ये वाला 4 और ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा 10⁻3 का मतलब 1000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9000 जूल हो जाएगा। ये पोटेंशियल है, इसके माइनस में हम याद रखते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब जो है वो -9000 वोल्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। आए क्वेश्चन नंबर 21 में, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट बोलें तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। विजिबल लाइट जो है विबगोर, आपने याद रखा होगा, VIBGYOR विबगोर, ये विजिबल लाइट है। इसका स्पेक्ट्रम याद रखिएगा 4000 से 7000 के दरमियान होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आते हैं। 22 में फॉर अ पार्टिकल ए की वैल्यू दी हुई है E/c²। ई एनर्जी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन आपको बताना है। ये जो है एक क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, ए की डायमेंशन आपको बतानी है, और ये E/c² है। ई का मतलब एनर्जी है, एनर्जी वर्क डन को बयान करती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सी का स्पीड ऑफ टाइम है, सी जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स की डायमेंशन mLT की पावर -2। डिस्टेंस जो है वो L हो जाएगा, और यहाँ आपके पास स्पीड लेंथ अपॉन टाइम है ना, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये T पढ़ा जाएगा। तो ये ए की वैल्यू हम निकालते हैं। ये c² है तो बेटा ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए की वैल्यू mL² T की पावर -2, ये L² होगा, नीचे T² ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, T का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये L² कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, T² और T² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास m हो जाएगा, L0 मिलेगा, T0 मिलेगा। तो a की वैल्यू mL0 T0। तो ये हमारे पास 22 क्वेश्चंस हम कर रहे थे, mL0 T0, तो ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट मैक्सिमम हाइट, आगे लिखा होगा ये वर्टिकल मोशन के साथ। वर्टिकल मोशन डाउन, नीचे से ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे फेंका जाए। जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आता है,
और अगर कोई बॉडी रेस्ट में आता है तो फिज़िक्स उस पर डेड हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वहाँ पे आपको ज़ीरो मिलेगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की रेंज को डिफ़ाइन करना है। जब पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। जब पार्टिकल को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जो है पार्टिकल स्टार्ट होता है लॉन्चिंग पैड से, और ये टारगेट है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कहा जाए तो ये जो है ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा। इनिशियल पॉइंट से वो पूरा पाथ जो ने कवर किया, ये पाथ, पूरे पाथ को डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहा जाए, डिस्प्लेसमेंट है चेंज ऑफ पोजीशन। पहले पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पर आ गया, ए से बी की तरफ, ये जो होगा इनिशियल पॉइंट से लेकर लॉन्चिंग पैड के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं किसका बताओ, रेंज का नाम दिया जाता है। इसी डिस्प्लेसमेंट को रेंज का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 में रेंज क्या है, टाइम है नहीं, डिस्टेंस है नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, ट्रैवल, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बैक ऑन ग्राउंड, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दोबारा ग्राउंड की तरफ आने का नाम जो है वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। विच इज़ नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा, सारी फोर्स ये जो है कैसी हैं, नॉट कंजर्वेटिव हैं। तो 1 टन के लिए हमारे पास v² r आ गया, और 2 टन के लिए बेटा 2v² r आ गया। इनमें डिफरेंस कितना मिला आपको, v² r का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस जो है 1 टन और 2 टन के दरमियान डिफरेंस जो है वो 2 - 1 के बराबर आ गया ना। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है तकरीबन v² r कोफिशिएंट 1 है, ये 2 है, तो इनका डिफरेंस 1v² r के बराबर है इसके मुकाबले में। तो वही पूछा गया, 2 बॉडीज़ 1 टन एंड 2 टन आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दोनों के लिए अलग हमने सेंटीमीटर फोर्स निकाली। द फोर्स कॉज द मास ऑफ 1 टन, 1 टन पे जो फोर्स लग रही है v² r, वो क्या है, लेस दैन डेट ऑफ 2 टन्स, 2 टन से कम लग रही है, और मोर देन डेट ऑफ 2 टन्स, 2 टन्स पे लगने वाली फोर्स ज़्यादा लग रही है। यकीनन या सेम लग रही है दोनों पर, या नन ऑफ दिस। डेफिनेटली ये जो हमारे पास है 1 टन वाला ऑब्जेक्ट जो है, उस पर जो फोर्स लग रही है वो इसके मुकाबले में 2 टन वाले फोर्स के मुकाबले में लेस लग रही है। तो हमारा जवाब होगा लेस दैन डेट ऑफ 2 टन। 2 टन वाली बॉडी पर जितनी फोर्स लग रही है उसके मुकाबले में ये लेस फोर्स अप्लाई हो रही है। आए बेटा इसके बाद देखें, हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन पेपर का PDF मैं अपलोड कर दूंगा अपनी वीडियो में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है आपसे, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ डबल दैन मोमेंटम। जब भी बेटा मोमेंटम का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का तस्करा हो तो समझ जाइए डी ब्रोगली काम किया जा रहा है। द फ्रीक्वेंसी मालूम करना है ऑफ द वेव डबल, फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाए, मोमेंटम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, डी ब्रोगली ने कहा लैम्डा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये उसने ड्यूल नेचर की बात की, इसका फार्मूला है लैम्डा। लैम्डा जो है वो हमारे पास बराबर है h/p। h जो है प्लांक कांस्टेंट के बराबर है। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला रिवर्स हो जाएगा, p/h हो जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मोमेंटम कम करेंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ डबल, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें हम, डबल कर दें। फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यकीनन फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाएगी तो मोमेंटम भी जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक। तो मोमेंटम भी जो है वहाँ पर आपको डबल हासिल हो जाएगा, ठीक। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ ऑफ लिख दें, तो न्यू मोमेंटम आ जाएगा 2fh
ये नया मोमेंटम जो है वो पहले मोमेंटम एफ एच के बराबर था जब फ्रीक्वेंसी एफ थी, अब मोमेंटम 2 एफ एच के बराबर आ गया, यानी मोमेंटम जो है दुगना हो गया। अच्छा बेटा, ये बड़े अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद पूछा भी गया पेपर में। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 31 में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो यूनिट पूछी गई है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बाय डेफिनेशन ये फोर्स अपॉन क्यू है। फोर्स है तो हम न्यूटन अपॉन कूलम लिखेंगे इसको, ठीक है। ई का एक फार्मूला है, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे कूलम रिप्लेस कर सकते हैं। ई का एक फार्मूला है हमारे पास, V बराबर होता है ED और V अपॉन डी। V का मतलब वोल्ट हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस का मतलब हो गया जो है मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। तो न्यूटन पर कूलम ये भी यूनिट है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर कूलम ये भी यूनिट है, वोल्ट पर मीटर ये भी यूनिट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है 50%, तो बताएं वर्क कितना इंक्रीज़ करेगा। वर्क और काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है। को बॉडी डिस्टेंस कवर किया, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें एनर्जी मौजूद है, और उसी एनर्जी को वर्क डन कहते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी 50% ऐड होते इंक्रीज़ करती है, वर्क डन भी 50% इंक्रीज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं। बॉडी मास m 5 kg इनिशियली रेस्ट, मूव किया जाता है, अब 2 न्यूटन फोर्स से उसे मूव किया जाता है सरफेस के ऊपर। वर्क डन जो है सरफेस वर्क डन किया गया बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। आपको वर्क डन मालूम करना है, कितना वर्क डन होगा इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 5 kg का है, ठीक है। इनिशियली तौर पर रेस्ट हालत में है, 5 kg का है। 10 सेकंड तक उस पर फोर्स अप्लाई होती है, और फोर्स कितनी अप्लाई होती है, 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है। आपने क्या मालूम करना है, वर्क मालूम करना है, ठीक। इस वर्क का फार्मूला हम जानते हैं, वर्क का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फार्मूला है। फोर्स तो हमें पता है 2 न्यूटन के बराबर, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मालूम। अब बॉडी पे फोर्स अप्लाई की गई और 10 सेकंड तक फोर्स रेस्ट में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस के लिए हमें फोर्स का फार्मूला है ma। फोर्स गिवन है 2 न्यूटन के, मास 5 kg के, a एक्सेलरेशन नहीं पता, 2/5 इज इक्वल टू a। इसको डिवाइड करेंगे 4/10 होगा 0.4। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.4 आ गई। मुझे तो वर्क डन मालूम करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, फार्मूला VIT प्लस हाफ AT²। चूँकि बॉडी इनिशियली तौर पे रेस्ट में था तो ये 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन 0.4, टाइम जो है 10 सेकंड का स्क्वायर, तो ये 100 हो गया। 100 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। S की वैल्यू 20 के बराबर, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, 54 20 के बराबर आ जाएगा। तो बताएं वर्क डन का फार्मूला क्या होगा। वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। बेटा फोर्स की वैल्यू तो कितनी गिवन है, फोर्स आपके पास 2 न्यूटन है, वर्क डन 20 है, इट बिकम्स 40 जूल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 33 है, इसका जवाब जो है वो किसके बराबर आया, 40 जूल के बराबर आया। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पास्कल की शक्ल में दी गई है, तो पास्कल की फॉर्म में हमें इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 34, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 34 है। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बतानी है, पास्कल की फॉर्म में बताना है। बेटा पास्कल
प्रेशर की यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल का नाम देते हैं। ई का फार्मूला हमने पढ़ा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स पर चार्ज, और फोर्स का फार्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं P मल्टीप्लाइड बाय ए, P मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन क्यू। P की यूनिट क्या है बताइए, पास्कल। ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट है कूलम। तो ई की यूनिट क्या हो सकती है, पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखें यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम, पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम, या कूलम ऊपर जाके -1। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 33, अ कोहेरेंट सोर्स हैज़ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, सेम एम्पलीट्यूड बोथ ए एंड बी। अब हमारे पास एक सोर्स है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 35। ये सोर्स है, ये सोर्स से जो है वेव निकलेंगी, फिर इस वेव को जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो है वो गुजारा जाएगा, है ना, ये आपने पढ़ा सारा काम। तो ये जो सोर्स से वेव निकलती हैं, ये वेव क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट वेव्स का नाम देते हैं, तभी ये आगे जाकर स्क्रीन पर जो है वो क्या बनाएंगी, इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क फ्रिंजेस बनेंगे या ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। ये कोहेरेंट इसलिए है कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इसका फेज़ भी सेम है, मतलब सारे के सारे इस तरह के कर्व बन रहे होंगे, है ना, एक ही फेस में होंगे। तो यहाँ इसका जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 35, अ कोहेरेंट हैज़ सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेसेस, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ अ कॉइल इज़ रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा गया तो वो रोटेट करेगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ डेवलप होगा। उस ईएमएफ को हम रिसीव करके जनरेटर वगैरह बनाते हैं, उस ईएमएफ को नाम देते हैं किसका, मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ अ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v in the direct, if the particle speed v in the direction of north, magnetic field is out of the page, then the direction of the force experienced by the, ये काफ़ी क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ये आपके पास जब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाए तो पेज के ऊपर ऐसी ही बनती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, सही। अब क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल इज़ मूविंग विद स्पीड v इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे हम बात करेंगे। तो इफ़ अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद स्पीड v इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ आउट ऑफ द पेज, ये आपके पास स्पीड है, तो एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ आउट ऑफ द पेज, ये जो 4 फिंगर है ये हमारे पास जो है क्या है, इसको हम नाम देते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, वो इस तरफ है और नॉर्थ डायरेक्शन पे क्या लगी बताइए, इफ़ द पार्टी, ये वेलोसिटी लगी हुई है नॉर्थ डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे जो है हमारे पास जो है क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ आ रही है। अब बताना है फोर्स एक्सपीरियंस इन डायरेक्शन। अब यहाँ देखें ये हमारे पास जो है वो फोर्स कहाँ लगेगी, अगर ये वाली फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और अब जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या होगी बताइए, किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे पास जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 में, फॉर एन ओपन सर्किट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इंड्यूस। क्वेश्चन नंबर 38 ओपन सर्किट आपके पास है बेटा। देखें एक वायर को हम ले लेते हैं कंप्लीट, ये कंप्लीट सर्किल है, ये हमारे पास मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ पोल। जब हम इसके क्लोज लेके जाते हैं तो फ्लक्स का चेंज आएगा, इस फ्लक्स के चेंज की वजह से इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट का बाइस बनेगी, इसमें करंट जो है वो दौड़ना शुरू कर देगा इस पूरी वायर में। लेकिन अगर वायर हमारे पास ओपन हो
ये वायर ओपन हो। अब जो है वो इस साउथ और नॉर्थ मैग्नेट को अगर हम लेके जाएंगे, फ्लक्स का चेंज होगा लेकिन करंट पूरा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि कंप्लीट रास्ता नहीं है, बट इंड्यूस ईएमएफ ज़रूर पैदा होगी। इसमें ईएमएफ मौजूद है, फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ मौजूद है। अब वो ईएमएफ करंट में तब्दील होगी, करंट का बायस बनेगी जब ये सर्किट मुकम्मल होगा, लेकिन ईएमएफ मौजूद है। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया एन ओपन सर्किट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट में चेंज होता है वो वोल्टेज का बायस ज़रूर बनता है। 30-40 नहीं करना। अब ये 41 में कहा गया एटमॉस्फेरिक, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है, ज़मीन के ऊपर हम सांस ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर मौजूद है, गैसेस मौजूद हैं। इज़ हेल्ड, वो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं विद द प्लैनेट, प्लैनेट के साथ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखें क्वेश्चन नंबर 41 में, ये 41 में हम बात करें, ये हमारे पास एक प्लैनेट हम अर्थ ले लें, अर्थ के अराउंड जो है जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब के सब वो गैसेस भी मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट भी मौजूद हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करती हैं, अर्थ का सेंटर उनको अपनी तरफ मूव करता है। तो ये गैसेस जिससे मिलके एटमॉस्फेयर बनता है वो अर्थ के ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल वो अर्थ के क्लोज होती हैं। अगर ये पुल ना होती तो ये लीव करके चले जाती, हमारा जीना मुहाल होता। तो ये गैसेस या एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अराउंड द अर्थ मौजूद हैं और इसी को ही एटमॉस्फेरिक हेल्ड कर, इस एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर हेल्ड हुआ है, रुका हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है, एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी यकीनन हम इस्तेमाल करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट सेंसिटिविटी मालूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़ पी एंड 2p, रेशो ऑफ दियर फ्रीक्वेंसीज। मोमेंटम फ्रीक्वेंसी आ जाए तो डी ब्रोगली याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में असल फार्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये HP हॉर्स पावर से याद रखें, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दें, फ्रीक्वेंसी रिवर्स हो जाएगा, P/H के बराबर हो जाएगा। टू बॉडीज़ का P एंड 2p, टू बॉडीज़ का मोमेंटम जो है वो P और 2p है। बॉडी ए के लिए मोमेंटम P के बराबर है, बॉडी B के लिए मोमेंटम 2p के बराबर है। कहा जा रहा है रेशो ऑफ दियर फ्रीक्वेंसीज, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f2। अब बताएं मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूला बताएं, f1 का फार्मूला क्या होगा, f1 का फार्मूला होगा P1 P/P हो जाएगा, f1 का फार्मूला P/H हो जाएगा, f2 का फार्मूला क्या होगा 2P/H के बराबर हो जाएगा, H से H कैंसिल होगा, P/2P, ये 1/2, ये 1:2, तो फ्रीक्वेंसी का रेशो 1:2 हो जाएगा, 1:2 फ्रीक्वेंसी का रेशो होगा। अब आइए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। अच्छा बच्चों आप देखो ये कहा जा रहा है यहाँ पे द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वाइट लाइट इज़ यूज व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास सोर्स है, ये फोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है वन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ का होना चाहिए। जब हम इसको डबल स्लिट से गुजारते हैं तो ये इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये वेव्स निकलती हैं और इनके इंटरफेरेंस से या तो ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं या जो है वो डार्क फ्रिंजेस बनते हैं स्क्रीन पर। तो मोनोक्रोमेटिक बनते हैं, डार्क या ब्राइट बनते हैं। कहा जा रहा है इस मोनोक्रोमेटिक की जगह क्या करें एक्सपेरिमेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वाइट लाइट को मैं इस्तेमाल करूं। वाइट लाइट जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं
वाइट लाइट विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट को वाइट लाइट का नाम देते हैं जो हमें नज़र आती है। ये विप गोर है, ये इसमें 7 कलर मौजूद हैं। अब ये 7 कलर वाला जब सोर्स इस्तेमाल किया जाएगा तो हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। जब हम विजिबल इस्तेमाल करेंगे तो हम कलर्ड फ्रिंजेस हमें मिलना शुरू हो जाएंगे और जिनको ऑब्ज़र्व करना मुश्किल काम होगा। तो यंग डेलेट एक्सपेरिमेंट में इंस्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट वाइट यूज, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्वेशन? पैटर्न विल बी विजिबल, शेप पैटर्न विल हाइपरबोलिक, कलर्ड फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व वाइट व्हेन विद अ वाइट ब्राइट फ्रिंजेस एट द सेंटर, ब्राइट एंड डार्क विल चेंज पोजिशन, नो मतलब कलर्ड हमें मिलेगा। अब इसी डबल स्लिट को दोबारा पूछा गया, इफ़ द डबल स्लिट बिटवीन द टू इज़ डबल द फ्रिंजेस विद। अब ये जो हमारे पास फ्रिंजेस बनते हैं डार्क और ब्राइट, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये ब्राइट और ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स के बराबर, इसकी वैल्यू लैम्डा एल अपॉन डी के बराबर है। लेंथ क्या है? इस स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस एल है। डी क्या है? ये जो पहला स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है, पहला स्लिट और ये दूसरा स्लिट है ना, ये हमारे पास हमने स्लिट बनाए, ये फर्स्ट स्लिट और ये सेकंड स्लिट, इनके दरमियान डिस्टेंस को क्या नाम दिया? डी का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 45 है। बेटा 45 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज़ डबल, डिस्टेंस यानी टू स्लिट के दरमियान डिस्टेंस को क्या कर दें? दुगना कर दें, ट्वाइस कर दिया जाए। तो अब डेल्टा एक्स क्या होगा? लैम्डा रहेगा, एल रहेगा, 2D आ जाएगा। डेल्टा एक्स लैम्डा एल अपॉन डी, ये वाला 1/2 आ जाएगा। डेल्टा एक्स फ्रिंज की विड्थ हाफ हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को हम क्या कर दें बताइए? डबल कर देंगे, ट्वाइस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स डबल, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी? हाफ में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन द होल पैटर्न इज इमर्ज इन वाटर? क्वेश्चन नंबर 46 है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू है लैम्डा एल अपॉन डी। अब इस सिस्टम को हम किस में डाल दें? वाटर में डाल दें। वाटर में डालेंगे, एल में चेंज नहीं होगा, डी में चेंज नहीं होगा, लैम्डा में क्या चेंजेस आएगी? हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला होता है न्यू लैम्डा या फ्रीक्वेंसी लैम्डा। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, एफ लैम्डा, एफ में नो चेंज, एफ में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट पानी में डिक्रीज़ होगी लैम्डा डिक्रीज़ होने की वजह से। स्पीड ऑफ लाइट में मामूली सा फ़र्क पड़ता है, डिक्रीज़ होती है लैम्डा डिक्रीज़ होने की वजह से। तो डेल्टा एक्स लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा, लैम्डा ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा डिक्रीज़ होगा, फ्रिंज विड्थ भी जो है वो कम हो जाएगी। तो व्हेन द चेंज इज़ ऑब्जर्व व्हेन होल पैटर्न इमर्ज, पूरा सिस्टम पानी में डाल देंगे तो फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है बात ये। अब देखें हमारे पास ओपन और क्लोज पाइप होते हैं, उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये हमारे पास ओपन पाइप है, ये हमारे पास क्लोज पाइप है। क्लोज पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये V/2L के बराबर होता है। फहीम इज़ वेरी टू लेट। और अगर ये ओपन के लिए हमने बताया आपको, क्लोज के लिए जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो जाती है, 4L के बराबर हो जाती है। एक तरफ क्लोज कर दिया जाए तो वो क्लोज शेप कहलाएगा। अब क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए कि क्या पूछा गया है। क्लोज ऑर्गन, ये क्लोज ऑर्गन हो गया, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो A पढ़ी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑफ सेम डायरेक्शन सेम डायमेंशन V² अपॉन R। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर 48, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी डायमेंशन व्हाट इज़ द फॉलोइंग, सेम डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी। अब v का फार्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी है, लेंथ अपॉन टाइम होता है और इसका होल स्क्वायर है, रेडियस डिस्टेंस यानी 10, तो ये एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और नीचे एल रहेगा, एल से कैंसिल होगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। ये एल अपॉन टी स्क्वायर एक्सेलरेशन से मैच करता है ना। इस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्क्वायर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का मतलब हो गया एल अपॉन टी, अपॉन में टी लिखा हुआ है तो एल अपॉन टी स्क्वायर होता है, या इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए एल टी की पावर -2। तो एक्सेलरेशन और वी स्क्वायर अपॉन आर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। फॉलोइंग सा वी स्क्वायर अपॉन आर और एक्सेलरेशन की डायमेंशन सेम होती है। 49, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर के बराबर है। जूल पर मीटर, जूल पर मीटर क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50, जूल पर मीटर। जूल का मतलब हो गया वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मीटर का मतलब डिस्टेंस हो जाएगा। ये जूल पर मीटर यूनिट है किसकी, फोर्स की, और फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। तो बेटा ये तकरीबन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम कुछ पीसीस में बना देंगे। आज हमने ये 50 क्वेश्चन तकरीबन फिलअप किए, आप ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ये आईबीए वालों के जो है उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टूडेंट की डिमांड थी, वो मैंने करा दिए, तो आपकी यकीनन प्रैक्टिस हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को देखें, और हमने चैप्टर वाइज आपको जो है वो एमसीक्यू कराए हैं, आपने उनको देखा, उनको पसंद किया, और डिमांड थी कि ये आईबीए सीरीज़ भी बना दी जाए, तो उसका पहला पार्ट मैंने कवर कर लिया, 50 क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह आपका रिस्पांस देखते हुए, आपका इंटरेस्ट देखते हुए मैं और जो है इसके पार्ट्स बनाकर इसके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो करा दूँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।